बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, ये प्रैक्टिकल होता है लैब के अंदर, जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे किस टाइप से फोकल लेंथ को कैलकुलेट किया जाएगा और क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये क्या लिखा हुआ है, की पॉइंट्स, इनको हम बाद में बात करेंगे। अभी आप ये समझो कि मेरे पास में एक तो स्क्रीन है, यहाँ पर ये स्क्रीन दे रखी है और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। आपको करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को तो फिक्स रखना होता है। इस लेंस को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में ऐसे डिस्प्लेस करते हैं और हमें वो पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है जिस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर बने। स्क्रीन पर जो भी इमेज बनती है वो रियल बनती है, मतलब एक शार्प इमेज बनानी होती है कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने ये मान लिया कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपकी ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का सेपरेशन कितना यू और इमेज आपकी स्क्रीन पर बन रही है और वो इमेज डिस्टेंस कितना है वी, जबकि सेपरेशन इन बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट वो कितना ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल डी। तो मैंने यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज किया 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब मुझे ये देखना होगा कि v कितना होगा यहाँ पर, तो v ये वाला डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा, d तो ये दे रखा है कैपिटल और u ये है, तो आप v को कितना लिख सकते हैं, d माइनस u। और अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाएंगे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे और इसको नेगेटिव। तो आपको v पॉजिटिव लेना होगा जबकि u नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर v को लिखा हुआ है, d माइनस u से रिप्लेस करेंगे। तो 1/f कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, v को मैंने d माइनस u लिखा पॉजिटिव, बट u नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में लेंस के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो u माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम आएगा u इंटू डी माइनस यू और ऊपर हो जाएगा u प्लस डी माइनस यू। आप देख पा रहे होंगे u से u यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना d, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यू डी माइनस यू स्क्वायर। अब d अपॉन यू डी माइनस यू स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1/f क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर आपको ये मिलेगा यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस डी एफ इक्वल्स टू 0। इसको अच्छे से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इस तरीके की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम बोलते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे u आपका यहाँ पर मान लेते हैं वेरिएबल है, मुझे मालूम नहीं कि किस पोजीशन पर आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो लेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने कोई भी एक डिस्टेंस ले ली है पहले u। तो यहाँ पर आपको यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस डी एफ, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है और किसमें मिली है, u में। इट मीन्स इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, u की दो वैल्यूज मिलेंगी। बट साथ में आपको ये समझना होगा कि इसको सॉल्व किससे करते हैं। तो इसके लिए हम लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, u के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में उसको b बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको v कितना दिख रहा होगा, इससे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, u। तो u का जो कोफिशिएंट है वो कितना, माइनस टी। ओके, और c यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो कितना है, df। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a। तो यहाँ पर u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने वो यहाँ पर यूज किया माइनस बी कितना है, माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और c कितना था, डी एफ अपॉन 2 और a कितना है 1। तो ये मिला आपको d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 डी एफ अपॉन 2। अब आप अच्छे से देखें तो ये जो अंडर रूट के अंदर है डी स्क्वायर माइनस 4 डी एफ, अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ केस 1 में डी स्क्वायर 4 डी एफ से कम है, इट मीन्स डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4f डी से कम है। इसका मतलब डी स्क्वायर अगर कम है, ये ज्यादा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। इसका मीनिंग होगा कि लेंस की आपको कोई भी फिजिकल पोजीशन नहीं मिलेगी जिससे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पर बने, कैसी, शार्प इमेज बने। मतलब देयर इज नो फिजिकल पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ऐसा है तो नो पोजीशन अवेलेबल ऑफ लेंस, इट मीन्स कैसा वैल्यू मिल रहा है, इमेजिनरी। फिर बात करते केस 2 की। अगर आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4fd हो गया, मतलब डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4fd होने का मतलब ये 0 हो जाएगा।
तो आपको कितना मिलेगा u मिलेगा आपको सिर्फ d/2। u/d/2 मिलने का मतलब है, आप अगर यहां से देखें तो d से d कैंसिल, d कितना 4f, और u कितना मिला d/2, और d को 4f रखेंगे तो u कितना मिला 2f। मतलब कि आपको सिर्फ एक पोजीशन मिलेगी जिसके लिए आपकी रियल इमेज कहां पे बनेगी, इस स्क्रीन पे बनेगी। ओनली वन पोजीशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली वन पोजीशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और कब मिलेगी, जब आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे 2f पर। मतलब कि ऑब्जेक्ट को आपको यहां रखना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। और अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज बनती है वो भी 2f पर बनती है। तो आपकी इमेज भी कहां पे बनेगी 2f पर, रियल बन जाएगी, स्क्रीन पर बनेगी और शार्प इमेज बन जाएगी। ओनली इस कंडीशन में कितनी पोजीशंस पॉसिबल है, 1। बट अगर आप ये वाली कंडीशन लेते हो d² 4df से अगर ग्रेटर है ना, कैसा है ग्रेटर, अगर ग्रेटर है तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि दो पोजीशन मिलेंगी क्योंकि ये नॉन जीरो होगा। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो आपको u की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो अब कितनी पोजीशन मिलेंगी, रियल इमेज के लिए दो पोजीशन मिलेंगी जिसके लिए आपकी इमेज इस स्क्रीन पर बनेगी। तो अब कौन कौन सी पोजीशन होंगी, तो एक बार आप प्लस साइन लेंगे, यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो आपको पहली पोजीशन मिलेगी जिसको u1 बोल रहा हूँ। और आप जब माइनस साइन लेंगे तो आपको दूसरी वाली पोजीशन मिलेगी ऑब्जेक्ट की, और उसके लिए u2 आपने वैल्यू लिख दी। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब ये कहने का ये कि इस ऑब्जेक्ट की अगर आप इस स्क्रीन पर रियल इमेज बना रहे हैं तो लेंस की ऐसी दो पोजीशंस पॉसिबल हैं जिसके लिए इस ऑब्जेक्ट की दो बार यहाँ पर रियल और शार्प इमेज बने। अच्छा, पहली पोजीशन के लिए मान लेते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस पर रखा, u1 पर, और इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी v1 पर, ऐसा मान लेते हैं। सेकंड में क्या कर रहे हो, आपने इस लेंस को फिर डिस्प्लेस किया इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, तो आपने इस लेंस को डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर दिया, है ना, ये सेकंड पोजीशन है। और सेकंड पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट का लेंस से सेपरेशन वो कितना बेटा u2, और जो इमेज बन रही है वो अभी भी स्क्रीन पे बन रही है और इसको मैं बोल रहा हूँ v2। ये आपका पोजीशन 1 है और ये आपकी पोजीशन 2। ऐसा मत समझना कि दो लेंस दे रखे हैं, लेंस एक ही है। पहले यहाँ रखा हुआ था, आपने यहाँ पर एक रियल इमेज बन गई, ये वाली a', जब आपने लेंस को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया तो आपकी सेकंड पोजीशन में फिर से इमेज बन रही है a', b'। ओके, अभी मैं इस डायग्राम को और आपको समझा दूंगा। सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। अब मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि आपने लेंस को कितना डिस्प्लेस किया, मतलब लेंस की दोनों पोजीशंस के बीच में कितना सेपरेशन है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, d बोल रहा हूँ, स्मॉल d। स्मॉल d का मीनिंग होगा सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। तो वो d कैसे निकलेगा, सिंपल, ये डिस्टेंस कितना है u2 और ये डिस्टेंस कितना है u1। मतलब कि दोनों जो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको सेपरेशन दे देगा। तो जो ज्यादा हो उसमें से कम को माइनस कर दो। तो आपको समझ में आ रहा है u1 ज्यादा है और u2 कम है, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो आपने u1 माइनस u2 किया तो आप देखेंगे d/2 और ये d/2 डिफरेंस लेने पे कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना d² माइनस 4f d/2 और यहाँ पर माइनस का d² माइनस 4f d/2, ये भी हाफ ये भी हाफ, और जब डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा √d² माइनस 4f d। अगर आप दोनों तरफ इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आप यहाँ पर लिखेंगे d², यहाँ पर रूट गायब हो जाएगा, d² माइनस 4f d। इस d² को स्मॉल d² को उधर ले जाएं और 4f d को इधर लेके आए तो आप यहाँ से f लिख सकते हो कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन 4d। आप लेबोरेटरी में क्या करेंगे, ये सेपरेशन आप स्केल से मेजर कर लेंगे। लेंस को आपने दूसरी पोजीशन में कहां पर डिस्प्लेस किया, वो वाला सेपरेशन आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और इन दोनों से ही आप लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² अपॉन 40। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा। focal length of convex lens equals to capital D² minus small d² upon 4d, where capital D separation between screen and object and small d separation between two position of lens। ओके, इसके बाद में और क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पोजीशन में आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u1 और इमेज डिस्टेंस कितना है v1। तो अगर आप v1 लिखना चाहते हैं तो यहां से देखिए v1 को क्या लिखेंगे, d माइनस u1। d में से अगर आप u1 को माइनस कर देंगे तो आपको v1 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है v1 d माइनस u1। d माइनस u1 कितना बेटा, u1 ये लिखा हुआ है d प्लस अंडर रूट दिस, तो d/2
प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd/2। आप देखेंगे d माइनस d/2 कितना बचेगा, प्लस का d/2, और ये माइनस हो जाएगा आगे। तो आप वापस इसको लिख सकते हैं d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd/2। इसका मतलब ये d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd/2 ये तो u2 था। इट मीन्स v1 किसके इक्वल आ रहा है, u2 के। और अगर आप v2 कैलकुलेट करें सेकंड पोजीशन में जो इमेज डिस्टेंस है v2 वो कैलकुलेट करें तो वो कैसे मिलेगा, d में से आप उसको माइनस कर दें u2 को, अगर d में से u2 माइनस करेंगे तो आपको v2 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे v2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, d माइनस u2, d माइनस u2 का वैल्यू आपने यहाँ से रखा। आप अगेन देखेंगे ये d में से d/2 माइनस करेंगे तो प्लस d/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया, और उस 2 को मैंने दोनों के नीचे डिवीजन में लिख दिया एलसीएम लेकर। तो d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd/2 ये तो क्या है, ये तो u1 है। अब देखिए इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो बाद में इमेज डिस्टेंस बन जा रही है। देखो ना, पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी u1 वो बाद में इमेज डिस्टेंस बन जा रही है, और जो बाद में आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो पहले इमेज डिस्टेंस बन रही है। तो v1 किसकी इक्वल आ रहा है, u2 के। ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये भी समझ लो, ऐसे समझ लो कि पहले आपका लेंस से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था, है ना, और इमेज बन रही थी आपकी स्क्रीन पर बन रही थी लेंस से कितना दूर, 60 सेंटीमीटर पर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब अगर आप लेंस को 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज कितने पे बनेगी, 30 पर। 30 पर रखने से 60 पे बन रही थी, तो 60 पर रखने से किस पे बनेगी, 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। इसका मीनिंग ये है पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट v1 u2 के इक्वल है और v2 u1 के इक्वल है। इसके बाद में दूसरी अगर मैं पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं वो है आपका मैग्निफिकेशन। और हमें मालूम है लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो अगर आप पोजीशन वन में मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो क्या होगा, v1/u1, और अगर आप पोजीशन 2 में मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका v2/u2। तो यहाँ पर आप अगर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिखेंगे तो v1 तो पॉजिटिव u1 नेगेटिव, तो माइनस v1/u1, और सेकंड पोजीशन में लिखेंगे v2/u2, दोनों में माइनस माइनस आ गया। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया v1/u1 इंटू v2/u2। आप अच्छे से देख रहे हैं ऊपर v1 किसकी इक्वल है, v1 इक्वल है u2 के, और u1 किसकी इक्वल है, v2 के। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, कितना मिलेगा, +1। इट मीन्स मैग्निफिकेशन, दोनों जो पोजीशन है उनमें जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, m1 m2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है अगर आप ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है m1 इक्वल्स टू 1/m2, m1 इक्वल्स टू 1/m2। तो आपको ओवरऑल याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन कितना, 1। इससे आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है, यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात चल रही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस में जो इमेज बन रही है वो a' b' बन रही है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं I1, और सेकंड केस में जो इमेज बन रही है a'' b', उसका हाइट मान लेते हैं I2, और जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट मान लेते हैं O। तो आपको अगर मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिखना हो तो m1 क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज मतलब I1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O, ओके। और m2 को लिखोगे हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें I1/O इंटू I2/O तो आपको समझ में आएगा, ये m1 m2 तो हम पहले प्रूव कर चुके 1, तो इक्वल टू मैंने 1 लिखा। तो आपको समझ में यहां से ये आ रहा होगा I1 I2 इक्वल्स टू O का स्क्वायर, I1 I2 इक्वल्स टू O का स्क्वायर। इसका मतलब O कितना हुआ, √I1 I2, वेयर O इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, I1 हाइट ऑफ द इमेज इन पोजीशन 1, I2 हाइट ऑफ द इमेज इन पोजीशन 2। तो यहाँ पर आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल होगा √I1 I2 हाइट ऑफ इमेज इन पोजीशन 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज इन पोजीशन 2। आप लिख लेना बेशक इसको। और मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको और क्वेश्चन से समझा दूं कि किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला गया कि फर्स्ट पोजीशन में जो इमेज बन रही है उसका हाइट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3 सेंटीमीटर, और सेकंड पोजीशन में जो इमेज बन रही है उसका आपको हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, या फर्स्ट पोजीशन में 12 सेंटीमीटर है
और सेकंड पोजीशन में आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फर्स्ट पोजीशन में कितना है 12 सेंटीमीटर और सेकंड पोजीशन में जो इमेज बन रही है उसका हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना होगा, वो कैलकुलेट करना है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर रूट I1 I2, और अंडर रूट I1 I2 करेंगे तो 12 इंटू 3 36 का कितना 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल से। अच्छा, मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझाऊं, m1 m2 इक्वल्स टू 1, m1 इक्वल्स टू 1 अपॉन m2। इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन में जितनी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जितने टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और दूसरी पोजीशन में उतने ही टाइम्स डिमिनिश्ड इमेज बनती है। मतलब आप इस क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट पोजीशन में जो इमेज बन रही है उसका हाइट कितना 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका डबल है हाइट। अरे 6 का 12 क्या है, डबल, इसका मतलब 2 टाइम्स आपकी इमेज बन रही है मैग्नीफाइड। और सेकंड पोजीशन में जो इमेज का हाइट है वो कितना 3, इसका मतलब सेकंड पोजीशन में जो इमेज बन रही है वो 1/2 टाइम्स बन रही है। मतलब फर्स्ट पोजीशन में जितने टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, दूसरे पोजीशन में उतने ही टाइम्स डिमिनिश्ड इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इमेज फर्स्ट पोजीशन में 12 सेंटीमीटर हाइट की बन रही है और सेकंड पोजीशन में 3 सेंटीमीटर। ओके, ये समझ में आया। इसके बाद में मैं आपको ये रे डायग्राम से क्या मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है वो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब आपसे कोई ये पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट मेथड किस लिए यूज करते हैं, तो आपको सिंपल जवाब देना है कि लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर एक प्रैक्टिकल किया जाता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। और सेकंड, अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ये स्क्रीन, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशन फिक्स होती है, इनको हम चेंज नहीं करते। हम किसको डिस्प्लेस करते हैं, लेंस को। तो पहले लेंस को कहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। एंड लेंस इज डिस्प्लेस्ड बिटवीन 2 पोजीशंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। और लेंस को 2 पोजीशंस के बीच में क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस किया गया है, और दोनों पोजीशंस के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल d। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, देन अ रियल शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है, रियल एंड शार्प। अब देखो ढंग से समझना, d इक्वल टू 4f लोगे तो d इक्वल्स टू 4f यहाँ पे मिल रहा है, एक पोजीशन तो मिल ही रही है ना, मतलब रियल इमेज तो बनी रही है। बट अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन 4f लोगे तो कितनी पोजीशन मिलती है, 2 पोजीशन। मतलब ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि रियल शार्प इमेज बनने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए आंसर होना चाहिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो एटलीस्ट इसकी जो फोकल लेंथ आएगी उससे, उसके 4 टाइम्स की इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। जब जब ऐसा होगा तब तब आपके ऑब्जेक्ट की एटलीस्ट वन रियल शार्प इमेज कहां पे बनेगी, स्क्रीन पर। अगर इक्वल होगा तो 1 बनेगी और ग्रेटर होगा तो 2 बनेंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। जब सिंगल इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखना होता है, 2f पर, और इमेज भी 2f पर बनती है, वो हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब ये रे डायग्राम आपको सिंपल मालूम ही है इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहले लेंस यहाँ पर रखा, पोजीशन 1, ऑब्जेक्ट ये, तो आपने ऑब्जेक्ट से 2 रे निकाली, एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो कि विदाउट एनी डेविएशन सीधा चली गई, और एक रे आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाला जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, मे बी फोकस से पास करेगी, यहाँ पर फोकस होगा F, तो वो फोकस से पास कर रही है और जहां पर ये मीट कर रही है वहां पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ये A' और B', यहाँ पर इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी, रियल इमेज बनी, और आप बोल सकते हैं शार्प इमेज बनी। तो ये इमेज बन गई A', B', जिसका हाइट कितना बोला है मैंने, I1। फिर क्या किया आपने, इस लेंस को यहां से हटा दिया, अब यहाँ लेंस नहीं, इस लेंस को डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख दिया, पोजीशन 2। एक बार में एक ही लेंस है ना, इसी लेंस को हटा के यहाँ रख दिया, अब यहाँ लेंस नहीं है। तो अब इससे रे निकली, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा चली जाएगी। और एक रे आपने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल निकाली और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, और यहाँ पर दोनों मीट कर रही है तो यहाँ पर इमेज बनेगी। और अब जो इमेज बन रही है उसको मैं A', B' बोल रहा हूँ और I2 बोल रहा हूँ उसका हाइट।
मतलब अभी भी इमेज कैसी है बेटा, अभी इन्वर्टेड है, रियल है, बट अब जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो दो पोजीशन में जो इमेज बन रही है, पहले ए डैश बी डैश, बाद में ए डबल डैश बी डबल डैश। फर्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u1 और इमेज डिस्टेंस v1। सेकंड पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u2 और इमेज डिस्टेंस v2। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि v1 इक्वल्स टू u2 होता है और v2 इक्वल्स टू u1। तो आप ये डायरेक्ट अब आगे के लिए याद रखेंगे। अब फाइनली मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको फाइनली याद क्या क्या रखना है। सबसे पहला पॉइंट, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस, और f मिलेगा आपको फोकल लेंथ। और दूसरा इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट याद रखना है कि v1 इक्वल्स टू u2 हो जाता है और v2 इक्वल्स टू u1, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अगर आप 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, 60 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है, तो बाद में 60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखने पर 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। इसका ये मीनिंग है। थर्ड रिजल्ट आप याद रखेंगे, मैग्निफिकेशन जो दोनों पोजीशन में बन रहे हैं, m1 m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है। इसका मीनिंग ये कि जितनी मैग्नीफाइड इमेज पोजीशन 1 में बनेगी, उतनी डिमिनिश्ड इमेज सेकंड वाले पोजीशन पर बनेगी। और फोर्थ जो रिजल्ट है वो ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू अंडर रूट हाइट ऑफ इमेज 1, हाइट ऑफ इमेज इन पोजीशन 1 इनटू हाइट ऑफ इमेज इन पोजीशन 2, ओवरऑल O इक्वल्स टू अंडर रूट I1 I2। ये आपका फोर्थ रिजल्ट। और फिफ्थ रिजल्ट, आपसे कोई ये पूछे कि रियल इमेज बनने के लिए एक ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बनने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपको बोलना होगा D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f। D मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, लेंस की फोकल लेंथ से। तो अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एटलीस्ट 1 रियल इमेज तो बनेगी। अगर इक्वल होगा तो 1 मिलेगी और ग्रेटर होगा तो 2 पोजीशन मिलेंगी। ये भी हम बात कर चुके हैं। तो ये आपको 4 to 5 रिजल्ट्स अच्छे से पढ़ने होंगे। इन पर डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे से आप नोट कीजिए। बच्चों अब हम बात करेंगे लेंस के केसेस में एक डिफेक्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। अब होता क्या है, जब किसी भी लेंस के ऊपर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो एक तो कलरफुल इमेज बनती है और ब्लड इमेज बनती है। ओवरऑल आपको समझना ही है कि डिफरेंट कलर्स की इमेज डिफरेंट पॉइंट्स पर बनती है। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। अब ऐसा होता क्यों है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है, और हमें मालूम है फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड करता है और म्यू आपका वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इट मींस हर कलर के करस्पॉन्डिंग जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं विबग्योर की, तो मुझे मालूम है सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होगी, तो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग सबसे कम क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही, और हम लोगों को ये मालूम है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है रेसिप्रोकल। तो आपको ओवरऑल बात ये समझनी है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इन दोनों कलर्स को कंपेयर करूं तो वायलेट कलर का के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू रेड। मतलब कहने का ये है कि फोकल लेंथ और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ होगी लेंस की वो ग्रेटर होगी, किससे, वायलेट से। अब आप बात को समझिए, मान लेते हैं मेरे पास में एक लेंस है और इस पर ऐसे आपकी पैरेलल व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो होता क्या है कि पहले कौन सा वाला कलर फोकस होता है जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, वो कौन सा है, वायलेट। और बाद में कौन सा वाला कलर, सबसे दूर कौन सा वाला कलर आपका फोकस होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वो किसके करस्पॉन्डिंग, रेड। बाकी के कलर इन दोनों के बीच में आएंगे। कहने का मतलब है कि डिफरेंट कलर्स की इमेज डिफरेंट पॉइंट पर बन रही है। आपकी जो इमेज है वो अलोंग दी एक्सिस क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। मतलब कि वॉयलेट की पहले बनी, फिर दूसरे वाले कलर की, फिर दूसरे वाले कलर की, सबसे लास्ट में रेड कलर की। तो आपको जो इमेज दिखेगी एक तो वो कलरफुल दिखेगी और दूसरा अलग अलग पॉइंट पर बन रही है तो ब्लर दिखेगी। इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन। अब आप पढ़ते हैं, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हाइट लाइट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज यूजुअली कलर्ड एंड ब्लर्ड which arises due to the fact that focal length of a lens is different for different colors। ये समझ में आया। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये फोकल लेंथ किसके करस्पॉन्डिंग, वायलेट कलर और ये रेड कलर। तो इन दोनों के जो बीच में आपके बाकी के कलर्स आ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है इन बिटवीन एफ आर एंड एफ पी, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। आपका क्रोमेटिक एब्रेशन दो टाइप का होगा, पहले की हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो वो क्या होता है बेटा,
डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, तो वो डिफरेंस को मैं डीएफ लिख रहा हूँ क्योंकि डी सिग्निफाई कर रहा है बहुत कम डिफरेंस होता है। ये ऐसा नहीं कि 1-2 मीटर का डिफरेंस होता है, बहुत कम माइनर डिफरेंस होता है। तो कितना लिखेंगे, एफ आर माइनस एफ वी, और ये फर्दर इक्वल होता है ओमेगा टाइम्स एफ एम। यहाँ पर ओमेगा डिस्पर्सिव पावर होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे प्रिज्म में। और एफएम का मतलब है मीन फोकल लेंथ, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो ये येलो कलर के करस्पॉन्डिंग ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का, डीएफ इक्वल्स टू एफ आर माइनस एफ पी, और फर्दर इट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एफ एम। अगर आप यहाँ पर कॉन्केव लेंस भी लें तो कॉन्केव लेंस के लिए भी वही होगा, दूर इमेज बनेगी रेड के करस्पॉन्डिंग, पास बनेगी वॉयलेट। अब बात आती है इस डिफेक्ट को, ये तो समझ में आ गया क्या होता है, इसको नलीफाई या रेक्टिफाई कैसे करें। तो लोगों ने देखा यार, ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ऐसे जाऊं तो पहले किसकी इमेज बन रही है, वॉयलेट की, और बाद में रेड की। अगर इस वाले लेंस में देखूं तो पहले रेड की बन रही है, बाद में वॉयलेट की। मतलब अगर इसमें कोई चीज प्लस है तो इसको मुझे माइनस बोलना चाहिए। तो लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि यार इस डिफेक्ट को अगर मुझे नलीफाई करना है तो क्यों ना मैं दो लेंसेज को कंबाइंड कर दूं। तो आपको बात समझनी होगी कि इस डिफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं और उससे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम की फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम हो। अगर हर कलर के लिए सेम होगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही पॉइंट पर बनेगी और ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। और उस सिस्टम को बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और उस कंडीशन, जो कंडीशन निकल के आएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, in order to nullify the chromatic aberration we have to combine two or more than two lenses such that focal length of overall combination become same for all colors। अब जो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म है वो कंडीशन ये होती है, आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी, ω1 अपॉन f1 प्लस ω2 अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पर अगर बहुत अच्छे से देखेंगे, इन दोनों का सम 0 आ रहा है, तो दोनों का सम 0 तभी आ सकता है जब दोनों में से एक क्या हो, नेगेटिव। और ये हमें मालूम है कि ω1 ω2 डिस्पर्सिव पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब f1 f2 में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस ω1 एंड ω2 आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द नेचर ऑफ लेंसेज मस्ट बी अपोजिट। इट मींस if one is converging then other one must be diverging। मतलब एक कॉन्केव होगा तो दूसरा कॉन्वेक्स होगा, और उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। उसमें ये डिफेक्ट क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा। और जो कंडीशन आती है उस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब आप समझेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल समय कैसे पूछे जाएंगे, उनका हमें आंसर कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, dispersive power of the material of two lenses is given in the ratio of 4:3। मतलब ω1 upon ω2 दे रखा 4/3। if achromatic combination of these two lenses in contact is a convex lens of focal length 60 cm। इन दोनों से जब एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, 60 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ होती है। देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट लेंसेज, आपको इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ बतानी है। तो बेटा सबसे पहले आप इस कंडीशन को यूज करो, और इस कंडीशन से आप ये लिख सकते हैं f1 अपॉन f2 इक्वल्स टू माइनस ω1 अपॉन ω2। ω1 अपॉन ω2 का रेशियो दे रखा 4/3, तो एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरा, आपने दो लेंस को क्या रखा है, कांटेक्ट में, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं मालूम है, जब दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हैं 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। और ये जो कॉम्बिनेशन है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, +60, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, 1 अपॉन 60। f1 का वैल्यू यहां से मैंने लिखा -4/3 f2, तो ये हो गया 3 ऊपर चला जाएगा, और यहां पर लिखा f2। जब इसको सॉल्व किया तो मुझे f2 मिला +15 सेंटीमीटर। अगर f2 +15 सेंटीमीटर मिला है, उसका वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे f1 मिलेगा -20 सेंटीमीटर। मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ आया 15 +15, और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसका आया -20। एक का पॉजिटिव ही आना था और एक का नेगेटिव, क्योंकि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में दोनों लेंसेज का जो नेचर होता है वो अपोजिट। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इसी टाइप के आपको सभी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो एक ही क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पर ऐसे पूछा जाता है, if dispersive power of a material of a lens of focal length 20 cm is 0.08, then find the longitudinal chromatic aberration
और इसका फॉर्मूला देखो, अगर आपको दोनों कलर्स के लिए फोकल लेंथ दी जाती तो डिफरेंस निकालते, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्पर्सिव पावर गिवन है और आपको फोकल लेंथ, तो यही फोकल लेंथ आपकी जो लेंस की है ना वो मीन फोकल लेंथ है, और ये कितनी है 20, तो आंसर मिलेगा 1.6 सेंटीमीटर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, ये वाला। एक और सेकंड टाइप का इसमें जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है उसको बोलते हैं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है F/F+U। अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही है तो मैग्निफिकेशन भी चेंज होगा, इट मींस साइज भी इमेज का चेंज होगा। तो होता क्या है, जो इमेज बनती है आपकी अलग अलग कलर की, एक तो अलग अलग पॉइंट पे बनती है और साथ में उनका जो साइज होता है ना वो भी अलग अलग होता है। मान लो कि वॉयलेट कलर की इमेज का साइज इतना है और रेड वाली का इमेज का साइज इतना है बड़ा, तो सबसे बड़ी जो इमेज बनती है वो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग बनती है और सबसे छोटी बनती है वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग। तो उनकी जो हाइट में डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। यहाँ पर एल का मतलब है लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ये HR-FV होगा। इस पर बहुत कम रेयरेस्ट क्वेश्चन आएगा, आपको यही वाला याद रखना है, इसी पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो आप अच्छे से नोट कीजिए बच्चों। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की जिन पर क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने केस लिखा हुआ है, इफ पैरेलल इंसिडेंट रे ऑन द फर्स्ट लेंस इमर्जेस पैरेलल फ्रॉम द सेकंड लेंस। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मेरे पास में दो लेंस से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जो कि दोनों लेंस स्मॉल सेपरेशन पर रखे हुए हैं। फर्स्ट लेंस पर जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है और सेकंड लेंस से फाइनल जो रेज इमर्ज होंगी वो भी पैरेलल है। मतलब कहने का ये कि मेरा एक सिस्टम है और सिस्टम पर इंसिडेंट होने वाली रेज भी पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज इमर्ज होंगी वो भी कैसी है, पैरेलल। मतलब अपना सिस्टम एक स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है और हमें मालूम है स्लैब का हम फोकल लेंथ कितना लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ पर दो लेंसेज से जो सिस्टम बना उस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं सीखो। तो मैंने यहाँ पर दो लेंस लिए हुए, मान लो ये कॉन्वेक्स और ये कॉन्केव। फर्स्ट लेंस पर जो इंसिडेंट रेज है वो कैसी है, पैरेलल। अब हमें मालूम है सेकंड लेंस से जो फाइनल रेज इमर्ज होंगी वो भी पैरेलल होनी चाहिए। तो बेटा वो तभी पॉसिबल होगा जब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि रेज कैसी आ रही है, पैरेलल। तो इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो इमेज बननी चाहिए कॉन्केव लेंस के फर्स्ट फोकस पर। अगर ये रेज को यहाँ पर F1 पर कन्वर्ज करता है, मतलब कि कॉन्केव लेंस के फर्स्ट फोकस पर, तो हमें मालूम है अगर कॉन्केव लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पर। और इमेज इन्फिनिटी का बनने का मतलब है कि रेज कैसी होंगी, पैरेलल। कहाँ पे मीट करेंगी, इनफाइनाइट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होना चाहिए, इस कॉन्केव लेंस का फोकस, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, F2। अच्छा, इस लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी, क्योंकि फाइनली रेज को तो यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो वो कितनी होगी, F1। मैंने इसका फोकल लेंथ F1, इसका F2 लिया हुआ है, और सेपरेशन कितना है, D। अब मुझे अगर सेपरेशन पूछा जा रहा है तो मैं बहुत क्लियर बोल सकता हूँ, F1 में से आप F2 को क्या कर देंगे, माइनस। एक तो तरीका सिंपल ये रे डायग्राम की हेल्प से, बट अगर आपको रे डायग्राम बनाना नहीं आ रहा तो आपको मैं एक मैथमेटिकल तरीका भी बताता हूँ। हमें मालूम है जब दो लेंस स्मॉल सेपरेशन पर रखे होते हैं तो F इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर F इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। तो 1/∞ 0। इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इन दोनों का आप एलसीएम लेके ये लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको D मिलेगा F1 + F2। मतलब जो D होगा वो होगा सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, इट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो F1 + F2 आया, बट डायग्राम की हेल्प से तो हमें ऐसा लग रहा है ना F1 - F2 आना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि कॉन्केव जो लेंस है उसका फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, जब आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर भी आंसर कितना मिलता है, F1 - F2। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट इफ बोथ द लेंसेस आर कॉन्वेक्स। अगर दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स हुए तब आपको मालूम है कि दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, तो आपका सेपरेशन होगा D = F1 + F2। अगर सेकंड वाला लेंस कॉन्केव हुआ, जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो आपको मालूम है कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो आपका सेपरेशन आएगा mod F1 - mod F2। जब दोनों लेंस आपके कॉन्वेक्स होंगे, तो मैंने वो डायग्राम भी बनाया हुआ है, रे डायग्राम। इस लेंस पर पैरेलल रेज आ रही है और हमें मालूम है अगर पैरेलल आ रही है तो ये अपने फोकस पर क्या करेगा, इनको फोकस कर देगा, और यहाँ पर मतलब इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, F1। अगर ये वाला पॉइंट सेकंड लेंस के लिए भी फोकस हो
सभी फाइनल रेज आपकी पैरेलल हो सकती है, मतलब इमेज कहाँ पे बन सकती है, इन्फिनिटी पर। तो ये कितना f2, तो बोलो d कितना f1 प्लस f2, जो कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप रे डायग्राम की हेल्प से भी क्वेश्चन को कर सकते हो और मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। मैंने आपको दोनों यहाँ पर मेथड बता दिए। इसके बाद में बेटा एक और छोटी सी बात यहाँ पर करनी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोकॉलिनेशन। इसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट इमेज का ओवरलैप करना, एक ही पॉइंट पर जहां ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर इमेज बनना। तो यहाँ पर भी अलग अलग कॉम्बिनेशन से इमेज बन सकती है, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन सकती है अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्वेक्स लेंस से रखा और एक प्लेन मिरर, और यहाँ पर एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज को ओवरलैप कराना है। तो देखो कैसे, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकलेंगी। हमें मालूम है ऑब्जेक्ट की जगह पर इमेज तभी बन सकती है जब रेज अपना पाथ रिट्रेस करें। अब आपको मालूम है इससे निकलने के बाद रेज मान लो ऐसे जा रही है ना, तो अगर ये रेज अपना पाथ रिट्रेस तभी कर पाएंगी जब ये मिरर पर, प्लेन मिरर पर कैसे इंसिडेंट हो, परपेंडिकुलर अलोंग दी नॉर्मल। अगर अलोंग दी नॉर्मल और परपेंडिकुलर अगर ये रेज प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो वो अपने पाथ को क्या करेंगी, रिट्रेस करेंगी, मतलब वापस इसी वाले पाथ पर आ जाएंगी। और फाइनली यहाँ पर जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर क्या बन जाएगी, इस केस में भी इमेज बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस ये ले सकते हैं, आपके पास में कॉनकेव मिरर दे रखा है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। आप लोगों को वैसे तो ये डायरेक्ट भी याद होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी वही बनती है। आप रे डायग्राम की हेल्प से समझो। हमें ये मालूम होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को मिलाने वाली कोई भी लाइन नॉर्मल होगी, और अगर कोई भी रे नॉर्मल के अलोंग जाती है तो हमें मालूम है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि वो नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होता है। आई भी 0 होगा इस केस में और आर भी 0 होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे। ऐसे ही ये वाली रे भी अपना पाथ रिट्रेस करेगी क्योंकि ये मिरर के परपेंडिकुलर है, और आप यहां से एक रे निकालेंगे तो वो भी अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ओवरऑल जहां ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अच्छा, एक और यहाँ पर थर्ड मैंने केस ये लिया हुआ है, मान लो आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन दे रखा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको ऑब्जेक्ट और इमेज को ओवरलैप कराना है, तो मतलब अपनी जो रेज है फाइनल, जो मिरर पर इंसिडेंट होने वाली रेज को आपको क्या कराना होगा, रिट्रेस कराना होगा। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट से मान लो रेज ऐसे निकल रही है, अगर इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है इस पॉइंट पर, है ना। अगर ये पहला पॉइंट कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ इस केस की तरह, तो हमें मालूम है कि वो रेज क्या होंगी, अपना पाथ रिट्रेस कर जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। तो देखो इस कॉन्वेक्स लेंस से इमेज यहाँ पे बन रही है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और ये हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस v, और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर के लिए तो ये हो जाएगा आपका r की इक्वल, r का मतलब 2f2 के इक्वल। और हमें मालूम है अगर रेज ऐसे जाएंगी तो वो मिरर पर परपेंडिकुलर होंगी और अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। पाथ को रिट्रेस करने से होगा क्या कि जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, वो न्यूमेरिकल भी आपको दे सकते हैं। मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया उन्होंने, u कुछ दे दिया 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी f1 कुछ 10 सेंटीमीटर। तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करके पहले तो इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं v, और अगर आपको ये वाला f2 भी गिवन है क्वेश्चन में तो ये डिस्टेंस कितनी है 2f2, तो आपको दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ सकते हैं, तो v प्लस 2f2। ठीक है। इसी में अगर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है तो इसमें एक और केस पॉसिबल हो सकता है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज ओवरलैप करें, वो ये वाला केस कि इस लेंस से जो रेज कन्वर्ज हो रही है ना, अगर वो वाली रेज इसके पोल पर, मिरर के पोल पर इंसिडेंट हो, तो देखो क्या होगा, ये वाली रे अगर ऐसे पोल पर इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल पर, तो हमें मालूम है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। मतलब ये वाली जो रे है ना वो ऐसे चली जाएगी और ये वाली जो लाइट रे है वो ऐसे चली जाएगी। मतलब अगर इस रे को मैं 1 बोलूं तो 1 यहाँ पर 1 डैश ऐसे जा रही है, और इसको अगर मैं 2 बोलूं तो 2 डैश ऐसे जा रही है, और फिर फाइनली यहाँ पर ये मीट करेंगी तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इमेज बन जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस से जो रेज कन्वर्ज हो रही हैं अगर वो मिरर के पोल पर होती हैं तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर रही है, ओवरलैप। तो देखो सेपरेशन कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और ये कितना होगा बेटा, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है तो इसको v मान लेते हैं।
तो आप और आपको अगर क्वेश्चन में इसकी फोकल लेंथ f1 गिवन है तो आप v कैलकुलेट कर सकते हैं, u आपको क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए, तो ये सेपरेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। मैंने एक आपको आइडिया दिया हुआ है। इसके बाद में बेटा हम लोगों ने लेंस से रिलेटेड हर पॉइंट को कवर कर लिया है, लेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे आगे प्रिज्म की, बट उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क बता देता हूं जो आप कर सकते हैं। आपको बिगनर बॉक्स 7 करना है। रेस 4 में मैंने 3 क्वेश्चंस को मना किया था, 1, 11, 19, उनको भी आप कर सकते हैं, मतलब रेस 4 को कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज 1 में 76 टू 81 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए। और एक्सरसाइज 2 में मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया था, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। 1 to 8 करना है, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38 to 41 मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए। और एक्सरसाइज 3 में आपको 1 to 4 करनी है सीधे, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 इतना आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे होमवर्क को कर रहे होंगे उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको समझ में आएंगी चीज। जो होमवर्क से बचेंगे उनको प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरा आपको सब लोगों को कहना है कि आप क्वेश्चंस से लड़िए, क्वेश्चंस को करिए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट करिए या फिर अपने डाउट ग्रुप्स में डाउट्स पूछिए। ठीक है, नोट करिए बच्चों। लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद में हमें रिफ्लेक्शन के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ना होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू दी प्रिज्म। अब पहले समझते हैं कि ये जो प्रिज्म है वो होता क्या है। तो आपको सिंपल ये समझना होगा, प्रिज्म एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पोर्शन होता है जो कि इन जनरल ग्लास का बना हुआ होता है, और एक ये 3D स्ट्रक्चर होता है। आपको साथ में ये समझना होगा इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, बट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे के इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के इंक्लाइंड हो उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। तो आपको ये समझना होगा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस या फिर फेसेस आर नॉट पैरेलल बट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अब बात आती है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म को ही रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं जब वो एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं तो इनके बीच में ये जो एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि प्रिज्म 3D स्ट्रक्चर है। तो आपको प्रिज्म का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इसको भी प्रिज्म बोल सकते हैं, इसको भी प्रिज्म बोल सकते हैं। बट अगर आप इन दोनों को अगर सामने से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा, सिर्फ ऐसा। तो आगे से जब प्रिज्म का हम डायग्राम बनाएंगे तो 3D में नहीं बनाएंगे, उसका डायग्राम ऐसे बनाया करेंगे। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपने एनएलएम में जो वेज प्रॉब्लम पढ़ी थी, तो वो जो वेज होता था लकड़ी का, जिस पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डाउन द इंक्लाइन प्लेन या अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करता था, तो उसी तरीके का है, वही प्रिज्म होता है। बस ये किसका बना हुआ होता है, इन जनरल ग्लास का। अब मैं आपको बताऊं कि प्रिज्म के अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विलैटरल प्रिज्म, या फिर मैंने लिखा है राइट एंगल्ड प्रिज्म, या और भी। तो आपको बात ये समझनी होगी, जैसे कि अगर इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा है तो ये तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। ओके, मान लेते हैं कि ये जो ए बी वाली फेस दिख रहा है, इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इधर आपकी एयर है तो ये रेयर मीडियम है, और इस प्रिज्म के मटेरियल का कुछ मीडियम होगा जिसको म्यू मानेंगे। तो लाइट रे ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन होगा, और फिर इस वाली सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा, और फाइनली आपकी रे ऐसे इमर्ज हो जाएगी। आपकी जो इंसिडेंट रे थी उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, फाइनल इमर्जेंट रे ऐसे गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब प्रिज्म के थ्रू आपका डेविएशन होता है, और डेविएशन कितना होगा वो आगे देखेंगे। अब आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना होगा, तो यहाँ पर ए आएगा आपका 60 डिग्री। अब मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मेरे पास में राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म दे रखा है और उसमें बोला गया ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये एंगल 45, ये 90, तो ये 45 बचा। अब आपको बोला गया कि ए बी वाले सरफेस पर एक परपेंडिकुलर रे आती है, तो हमें मालूम है अगर परपेंडिकुलर आएगी तो सीधे चली जाएगी, और जब वो एसी वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको समझ में आना चाहिए ओरिजिनल डायरेक्शन और ये फाइनल इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, और ये वाला इस सरफेस पर नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना है, 45 डिग्री। अच्छा,
अगर मैं ऐसे एक स्लैब लूं तो देखो स्लैब भी आपकी प्रिज्म की तरह एक्ट कर सकती है, बट कब करेगी, जब आप लाइट रे को इस वाली फेस पर इंसिडेंट कराएंगे, इससे रिफ्रैक्शन होगा, और फिर इस वाली सरफेस पर जब वो ये इंसिडेंट करेगी तो यहां से भी रिफ्रैक्शन होगा। मतलब आपकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, है ना। तो इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इट मींस यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो 90 डिग्री। तो स्लैब भी एज अ प्रिज्म आपकी एक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब हमें प्रिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिराइव करना होगा और उनको याद रखना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो मैंने ये प्रिज्म का डायग्राम बनाया ए बी सी, ठीक है ना। एक तो ये ए बी वाली और एक ये ए सी वाली, ये दोनों आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लेते हैं कि इस वाली फेस पर आपकी लाइट रे इंसिडेंट होती है और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब आपकी जो लाइट रे है ना वो इस वाले फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ऐसे जा रही है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे बोलेंगे R1, तो R1 होगा रिफ्लेक्टेड एंगल एट फेस AB। अब ये जो लाइट रे है वो AC वाले सरफेस पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो इस वाले सरफेस के लिए, AC वाले सरफेस के लिए नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको मैंने R2 बोला है, तो R2 क्या होगा, इंसिडेंट एंगल एट फेस AC। और आपकी फाइनल रे ऐसे जा रही है, बाहर निकल रही है, तो इस रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे बोलेंगे E, और E का नाम है यहाँ पर इमर्जेंट एंगल। इतना समझ में आया? ओके। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो आपकी लाइट रे, इंसिडेंट रे ऐसे चली जाती सीधी, ये ओरिजिनल पाथ होता, बट आपकी फाइनल रे ऐसे गई है। तो अगर आप इस वाली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा ये जो एंगल बन रहा है इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे, इसी को तो हमें बोलना चाहिए डेविएशन। क्योंकि आपकी लाइट रे जाना ऐसे चाहिए थी बट गई ऐसे है, तो कितना एंगल से डेविएट हो गई, डेल्टा। इतना समझ में आया? अच्छा, इसके बाद में आप यहाँ पे देखो, ये जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल R1। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना बचा, क्योंकि सरफेस से नॉर्मल तक का एंगल 90, अगर उसमें से R1 माइनस कर दूं तो ये एंगल बचेगा आपका 90 माइनस R1। कितना एंगल, 90 माइनस R1। सिमिलर अगर आप इधर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है ये वाला एंगल कितना है, R2। सरफेस से नॉर्मल तक का एंगल 90, अगर उसमें से R2 माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा आपका 90 माइनस R2। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने यहां पर क्या किया है, इस पॉइंट को मैंने A बोला है, इसको मैंने Q बोला है, और इसको R। इन ट्राइंगल AQR, ये एंगल कितना 90 माइनस R, ये वाला कितना 90 माइनस R2, और ये कितना A 90 माइनस R1 प्लस यहां पर कितना आएगा, A आएगा, है ना, प्लस 90 माइनस R2 इक्वल्स टू कितना होगा 180। अब देखो 90 90 180, तो 180 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो A कितना मिलेगा बेटा, R1 प्लस R2। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। इसके बाद में आप एक और बात यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है और ये आपका नॉर्मल हो गया। मैं अगर इस वाले एंगल की बात करूं तो ये टोटल एंगल होगा यहां से यहां तक, ये तो होगा आपका I, और I में से अगर आप R1 माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना बचेगा, I माइनस R1। ऐसे ही बेटा आपका ये वाला एंगल कितना E, ओके। तो ये जो टोटल एंगल है यहां से यहां तक, ये वाला, ये कितना होगा E, और E में से अगर आप R2 माइनस कर देंगे तो ये जो अंदर वाला एंगल बचेगा यहां पर, वो कितना बचेगा, E माइनस R2। तो मैंने इस ट्रायंगल को अलग से बनाया हुआ है, ये वाली लाइन और ये वाली, तो मैंने इस डायग्राम को अलग से बनाया हुआ है। ये जो एंगल है वो कितना बचा, I माइनस R1, और ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये कितना बचता है, E माइनस R2, ओके। और ये एंगल कितना है यहाँ पर, डेल्टा। अगर आप इस ट्रायंगल में ढंग से देखें, Q, R और D, ये वाली लाइन ऐसे नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है। मैंने यही वाला ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है। तो आप यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से अगर देखेंगे तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो इन दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम होगा। तो आप लिख पाएंगे यहाँ पर डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ओके। तो यहाँ पर I प्लस E
और अगर -R1 -R2 में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, और हमें मालूम है R1 प्लस R2 एक ही इक्वल है, तो यहाँ पर आपको डेल्टा का फॉर्मूला मिला I प्लस ई माइनस ए। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो नेट डेविएशन होगा प्रिज्म के थ्रू उसका फॉर्मूला मिला I प्लस ई माइनस ए। I एंगल ऑफ इंसिडेंट, E एंगल ऑफ इमर्जेंट, A एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा डेविएशन थ्रू दी प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया इतना? इसके बाद में बेटा यहाँ पर अगर आप ए बी वाले फेस पर और एसी वाले फेस पर स्नेल्स लॉ का अगर यूज करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो मैंने लिखा है फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी फेस पर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया, और इसके दोनों तरफ जो सराउंडिंग मीडियम है उसको मैं एयर ले रहा हूँ, और हमें मालूम है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो देखो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो इंटू साइन आई इक्वल होगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है R1, तो म्यू इंटू R1। तो यहाँ से म्यू मिला साइन आई अपॉन साइन R1। इसे मैं तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल रहा हूँ। ऐसे अगर आप फेस एसी पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना R2, और बाहर अगेन मीडियम कैसा है एयर, तो एयर का कितना 1, और यहाँ पर जो एंगल होगा इन बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल वो कितना E, तो यहाँ पर म्यू मिलेगा बेटा साइन E अपॉन साइन R2। मतलब म्यू के आपसे 2 फॉर्मूले मिल गए और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही आप याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर I और R1 गिवन है तो ये लगाना, और अगर E और R2 गिवन है तो ये लगाना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमें डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। हम लोगों को ये समझना होगा कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, और मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो, I इक्वल्स टू E। और सेकंड कंडीशन या फिर इसी कंडीशन से ये वाली कंडीशन निकल कर आती है, R1 और R2 आपस में इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होने चाहिए तो फर्दर किसके इक्वल होंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ, मतलब A/T। तो ये वाली कंडीशन है और इसी कंडीशन से ये वाली कंडीशन निकल कर आती है। तो आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी होंगी फॉर मिनिमम डेविएशन। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा है वी नो दैट, जैसे म्यू का मुझे फॉर्मूला मिला साइन I अपॉन साइन R1, अब हम लोगों को ये भी फॉर्मूला मिला साइन E अपॉन साइन R2, ऐसे लिख सकता हूँ। कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन की, I और E इक्वल होने चाहिए। अगर I और E इक्वल है तो इसका मतलब साइन I साइन E इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बेटा साइन R1 और साइन R2 भी इक्वल होने चाहिए, और साइन R1 और साइन R2 अगर इक्वल है तो इसका मतलब R1 और R2 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर R1 और R2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अब हम लोगों को मालूम है एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। अगर बेटा R1 और R2 दोनों इक्वल है तो दोनों को मैं अगर R मान लूं तो यहाँ पर लिखूंगा R प्लस R, मतलब A इक्वल्स टू 2R। तो R कितना आया, A/2। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया R1 R2 इक्वल होंगे और फर्दर किसकी इक्वल होंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ की इक्वल होंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये याद रखनी होगी। बट ये कंडीशन कब, जब क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन लिखा हो। मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे, और R1 R2 इक्वल होंगे, किसकी इक्वल होंगे, A/2। कई बार क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन वाला वर्ड लिखा होगा और क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे देंगे, मान लो 60 डिग्री। इसका मतलब मुझे R1 भी मालूम चल गया, R2 भी मालूम चल गया, कितना, 60/2 30 डिग्री। इसके बाद में आपको यह समझना होगा यहाँ पर, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं प्रिज्म की इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मुझे एक बात ये समझ में आई, डेविएशन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था विदाउट एनी कंडीशन I प्लस E माइनस ए था, बट मिनिमम डेविएशन में I और E तो इक्वल है, तो इसको आप I प्लस I 2I लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो डेविएशन का फॉर्मूला मिलेगा अब 2I माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला केवल आप तभी लगाएंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर मिनिमम डेविएशन बोला गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स I माइनस ए। ओके, इसके बाद में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो प्रिज्म के मटेरियल के लिए इन दी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो देखो म्यू का फॉर्मूला क्या है, साइन I अपॉन साइन R1। अब बेटा मैं आपसे यहां से ही पूछूं कि I कितना होगा तो आप बता पाएंगे, यहां से जो I होगा, देखो A को उधर ले जाओ, डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2 इतना होगा।
तो इस आई की जगह पर आप ये लिख दो डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, और R1 कितना होता है, R1 a बाई 2 होता है, a बाई 2। तो ये जो म्यू का फॉर्मूला है ये कब लगाना है आपको, जब क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन बोला जाए। इन दी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, उसका फॉर्मूला ये है। इसको आप रिजल्ट नंबर 6 बोलेंगे और इसको 5 बोलेंगे। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कब के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए, और कंडीशन ये वाली। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं, एक ग्राफ होता है जो कि प्रैक्टिकल करके ड्रॉ किया जाता है, और वो किसके लिए होता है, मिनिमम डेविएशन के लिए। तो आपको ये समझना होगा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन डेल्टा, मतलब डेविएशन इधर ले रहा हूं वाई एक्सिस पर, और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं। तो जो ग्राफ मिलता है बेटा उसका नेचर ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ को देखने से ये समझ में आ रहा है कि यहां पर इससे ऊपर नहीं है ग्राफ, और यहां पर भी इससे ऊपर नहीं है। इट मींस जो मैक्सिमम डेविएशन है वो यहां पर इतना है, तो मैक्सिमम डेविएशन यहां पर इतना है। ओके, और अगर आप मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो मिनिमम डेविएशन यहां पर है डेल्टा मिनिमम, और मिनिमम डेविएशन कितना होता है 2i माइनस ए, और होता कब है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बट इस ग्राफ को अगर आप और अच्छे से देखें तो यहां पर आपको ये मालूम चल रहा है कि अगर मैं डेल्टा की वैल्यू की बात करूं, डेविएशन की बात करूं, तो एक जैसा डेविएशन मुझे दो एंगल पर मिल रहा है। एक तो यहां पर मिल रहा है देखो इस एंगल पर, और एक यहां पे मिल रहा है इस एंगल पर। मतलब सिमिलर डेविएशन की वैल्यू मुझे दो बार मिलेगी, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिलेगी। इस ग्राफ से ये मालूम चल रहा है। बट जो मिनिमम डेविएशन होगा वो सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिलेगा। मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक सिंगल वैल्यू होगी, बाकी और जितने भी डेविएशन होंगे उन सब डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ये मुझे इस ग्राफ से पता चल रहा है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, ये वाला जो ग्राफ है ना, यहां पर आप ये देख सकते हैं ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होता। आप ग्राफ को अगर ढंग से देखें, अगर मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये राइट साइड में ज्यादा टिल्टेड है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। मतलब ये जो ग्राफ होता है वो राइट साइड में ज्यादा टिल्टेड होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपका जो डेल्टा है वो मैक्सिमम है, तो डेल्टा मैक्सिमम है तो मान लो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ वैल्यू होगी, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, ओके, आई मिनिमम। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ना वो 90 डिग्री होगा, ये आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पर वापस देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, फिर से आपका डेल्टा मैक्सिमम है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और अब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर आई मैक्सिमम है तो ई क्या होगा, मिनिमम। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप पहले रे को ऐसे जा रहे हैं तो आपकी रे ऐसे बाहर निकल रही है। अगर मैं इस रे का पाथ रिट्रेस कर दूं, मतलब रिवर्स कर दूं, तो आपकी रे ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी। मतलब कहने का ये है कि मान लो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था 20 डिग्री और ई था आपका 70 डिग्री। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 20 डिग्री पर जब आपने रे को इंसिडेंट कराया तो कितने एंगल पर बाहर निकली, 70 पर, और इस केस में डेविएशन आया मान लो 40 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप अपनी रे को 70 डिग्री पर इंसिडेंट कराएंगे तो बाहर कितने पर निकलेगी, 20 पर। अभी भी डेविएशन कितना होगा, 40 डिग्री, जितना पहले केस में आया था। मतलब कहने का ये है कि आई की दो वैल्यूज के लिए सेम आपको डेविएशन मिल सकता है, बस मिनिमम डेविएशन सिर्फ आई की एक सिंगल वैल्यू पर मिलेगा। तो जितने भी बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, एक बार उनको आप अच्छे से याद कीजिए, नोट कीजिए। इन पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, डेल्टा का फॉर्मूला I प्लस ई माइनस ए विदाउट एनी कंडीशन, और म्यू का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हैं, या फिर आप स्नेल्स लॉ लगाओ अगर आपको याद नहीं रखने तो। ये इसके बाद में जो भी बात मैंने बताई है वो कब के लिए एप्लीकेबल है, जब मिनिमम डेविएशन क्वेश्चन में बोला जाए। ओके, तो आप अच्छे से नोट करिए इसको।